हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। आज हमारे चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक आने जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर लास्ट टॉपिक, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर था, इतनी जल्दी। भाई इसका जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट है, दो पार्ट है चैप्टर के, एक तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वाला और दूसरा है कैपेसिटेंस वाला। तो कैपेसिटेंस वाला पार्ट हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ के वापस आएंगे तब करेंगे, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का आज फिनिश हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं बता दूंगा इस वीडियो में भी दोबारा, लेकिन फिर भी डिटेल में जानने की ज़रूरत है। तो अपना जो 3rd या 2nd नंबर वाला लेक्चर है उसे जाके देखना है। शुरू के 10-15 मिनट में मैंने उसे समझा रखा है, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं तुम्हें बताऊँगा, एक दो जगह ऐसी चीज़ें आती है जिसको या तो तुम रट लेते हो, पर वो रट लिया तो डेरिवेशन में तो याद रह गया, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा तो वहीं चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई क्या करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं डाइपोल की, जो कि रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ई का है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहली बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पड़ी थी तब बताया गया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए पैरेलल इक्वी डिस्टेंट लाइंस बनाते हैं। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह पे सेम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहीं पे भी निकालेंगे वैल्यू सेम आएगी। अब डाइपोल क्या होता है, डाइपोल भी भूल गए क्या। डाइपोल, दो अपोजिट पोल जो कि एक दूसरे से इतनी सी डिस्टेंस पे रखे गए हैं, उसे हम बोलते हैं डाइपोल। अब डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है -q से +q, -q से +q होती है डाइपोल की डायरेक्शन। अब ये रखा हुआ है सपोज किसी एंगल θ1 पे, कितने पे रखा हुआ है, θ1 पे। अब हमने क्या किया, हम इसकी अभी की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं कि ये जो ऐसा रखा हुआ है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कोई फॉर्मूला है अपने पास। सर फॉर्मूला तो वो था कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है K Q1 Q2/R, लेकिन हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से नहीं निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं इस एक्सटर्नल जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से कितनी आएगी। तो कोई फॉर्मूला नहीं है तो कहाँ जाएं, सबसे बेसिक कंसेप्ट पे। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। सर पोटेंशियल एनर्जी को तो डिफाइन ही नहीं किया गया है, डिफाइन किया गया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को। तो UF - UI किसके बराबर हो जाती है, एक्सटर्नल वर्क डन के। हाँ या ना, समझ में आई बात, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर हो जाएगी। अब सर UF और UI यहाँ तो एक ही पोजीशन है, दो पोजीशन कहाँ से लाएं। तो एक काम करते हैं ना कि हम इस डाइपोल को क्या करते हैं, ऐसे रोटेट कर देते हैं। अब रोटेट कर देते हैं तो सपोज ये यहाँ पे आ गया। अब रोटेट होके इस डाइपोल को ऐसे पकड़ा तो डाइपोल भैया रोटेट हो जाओ, तो ये यहाँ पे आ गया, ये हो गया अपना डाइपोल। तो ये वाला जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इसे बोल दिया θ2, यानी कि पहले अपना डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल पे था, इसे घुमा के हम कितने एंगल पे लिया है, θ2 एंगल पे लिया है। तो दो पोजीशन आ गई। ठीक है, तो ये हो गई फाइनल क्या है, θ2 माइनस इनिशियल क्या है, θ1 इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, तो सर एक काम करते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन निकाल लेते हैं, वहाँ से फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा तो हो सकता है ये पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लें। ठीक है, अब एक्सटर्नल वर्क क्या होता है। सर जो टोटल वर्क होगा एक्सटर्नल का वो होगा ट्रांसलेशनल वर्क प्लस रोटेशनल वर्क, यानी कि इस डाइपोल को आगे पीछे ले जाने में कितना वर्क हुआ प्लस घुमाने में कितना वर्क हुआ। आगे पीछे ले गए क्या हम इस डाइपोल को, नहीं ले गए, हम बस इसे घुमा रहे हैं। तो ट्रांसलेशनल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ F.dx, कहाँ से कहाँ, x1 से x2। और रोटेशनल वर्क का क्या फॉर्मूला हो जाता है, रोटेशनल वर्क का रोटेशन में रोटेशनल वर्क आता है। वहाँ भी तो वर्क हो रहा है। तुम सपोज करो कि घट्टी पीस रहे हो, घट्टी पता है ना, घट्टी वो गेहूँ पीसने के काम में आती है। तो घट्टी चला रहे हो, तुम थक नहीं जाओगे क्या, थक जाओगे,
लेकिन नेटवर्क तो ज़ीरो हुआ, तो वहाँ पे चलता है रोटेशनल वर्क। रोटेशनल वर्क है, हम कंटिन्यूसली टॉर्क लगाते जा रहे हैं, इसलिए अपनी एनर्जी भी कम होती जा रही है, तो कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। तो एक ट्रांसलेशनल वर्क नहीं होता है, कौन सा होता है? रोटेशनल वर्क। तो रोटेशनल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर है, देखना, यहाँ फोर्स है, वहाँ आएगा टॉर्क, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, कितने एंगल से तुमने घुमाया, ठीक है, टाउ डी थीटा, कहाँ से? थीटा 1 से थीटा 2। एकदम अच्छे से कंसेप्चुअली बता रहा हूँ, बहुत सारे डाउट आ जाते हैं अगर मैं डायरेक्ट बता दूँ तुम्हें तो, ठीक है, तो एक भी डाउट नहीं रहेगा, सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब मुझे बताओ, डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स कितना हो जाता है? अगर किसी डाइपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ तो उस पर नेट फोर्स कितना हो जाता है रे? जल्दी बताओ, पढ़ा था हमने, 0 हो जाता है, नेट फोर्स 0 होता है और नेट टॉर्क कुछ ना कुछ आता है। तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो फिर ये भी 0 हो गया, प्लस अपना वर्क डन क्या रहा सर? थीटा 1 से थीटा 2 टाउ डी थीटा। शुरू की कहानी ही है मज़ेदार, ये समझ जाओगे, बाद में तो मैथ्स है, बाद में तो इंटीग्रेशन करना है, वो तो बाएं हाथ की चीज़ है अपने, ठीक है। ये कहानी है मज़ेदार, ये समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया, 0 हो गया, ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि एफ नेट कितना हो जाता है डाइपोल पे? 0 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। सर 0 क्यों हो जाता है? याद कर लो, इस पे लगेगा इस तरफ QE और इस पे लगेगा इस तरफ QE, दोनों सेम फोर्स लग रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 हो जाता था। याद आया कुछ? बत्ती जली। तो अब आ जाते हैं, सर वर्क डन हो जाएगा अपना थीटा 1 से थीटा 2 टाउ। कौन सा वर्क डन निकाल रहे हैं? एक्सटर्नल, तो टॉर्क भी कौन सा लेंगे? एक्सटर्नल डॉट डी थीटा, टॉर्क भी कौन सा लेंगे? एक्सटर्नल। क्लियर है बात? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ जो इस चैप्टर में हमेशा काम आएगा और हमेशा अप्लाई होगा। सबसे पहले उस गुरु मंत्र को कहीं पे अपनी कॉपी के कोने में या फिर लाइन बनी होती है ना, उसके ऊपर लिख लो। हमेशा ये बात सत्य रहेगी, क्या? कि जो एफ एक्सटर्नल होगा, जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो हमेशा माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ऐसे ही टॉर्क एक्सटर्नल जो होगा वो हमेशा माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क होगा, और एक्सटर्नल वर्क डन भी जो होगा ना वो होगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन। यानी कि कोई भी एक चीज़ तुम्हें दे के दूसरी पूछे तो उसमें बस आगे माइनस लगाना है। एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक में बस इतना ही अंतर है माइनस का। जिस तरफ एक्सटर्नल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स है, जिस तरफ टॉर्क है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक टॉर्क है। हमारा जो एक्सटर्नल वर्क डन है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसे दिलो दिमाग में बसा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का पूछे तो एक्सटर्नल की वजह से निकाल के उसमें माइनस लगा देना। समझ में आई बात? अब ये भी समझ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी वाली वीडियो जाके देखनी है, वहाँ से ये बात समझ में आती है। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? क्या थी डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये नज़रअंदाज हो जाती है और जेईई एडवांस में ना इसी कंसेप्ट पे सवाल आता है, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो पैटर्न तुम देखोगे ना जेईई एडवांस के क्वेश्चनों का, वो यही है कि कंसेप्ट की जो बारीकी है वो ये चेक करते हैं कि तुम्हें वो बारीकी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, या फिर तुम बस ऊपर से जानते हो कि हाँ वर्क डन होता है इन्फिनिटी से चलाने में। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो क्या है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। जब तुम इन्फिनिटी से उस चार्ज को पकड़ के यहाँ पे ला रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो मास चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इस वर्क डन में इस तरीके से लाना है कि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। अब वेलोसिटी चेंज कब नहीं होगी? जब उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कि भाई अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं करनी है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स
ज़ीरो करना है। अब नेट फोर्स ज़ीरो करेंगे तो उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो सर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा जो दूसरे चार्ज उससे धक्का वक्का दे रहे होंगे, और एक हम लगा रहे हैं, तो हमारा फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट लगेगा और जितना इलेक्ट्रिक लग रहा है उतना ही लगेगा। क्यों? तभी तो नेट फोर्स ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक लग रहा है इस तरफ 5 न्यूटन, तो अपन भी लगा देंगे इसके उल्टी तरफ 5 न्यूटन, जब भी नेट फोर्स ज़ीरो होगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रिक फोर्स उल्टा है तो इलेक्ट्रिक टॉर्क भी उल्टा होगा और इसीलिए वर्क डन भी नेगेटिव आएगा। समझ में आई बात? नेगेटिव का मतलब बस क्या है कि उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? तो बस हो गया अपना काम। ये गुरु मंत्र हमेशा याद रखना। तो भाई टॉर्क एक्सटर्नल, तो सर डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा। टॉर्क एक्सटर्नल की जगह क्या मैं लिख दूँ? माइनस ऑफ टॉर्क इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक टॉर्क का माइनस, तो लिख देते हैं माइनस, मैंने बाहर ले लिया θ1 से θ2, टॉर्क इलेक्ट्रिक आ गया। अब यही थी बारीकी जो जनरली कोई बताता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, सब डायरेक्ट थीटा की वैल्यू लिख देंगे, लेकिन फिर वो कन्फ्यूज़न रहेगा और ये कन्फ्यूज़न रहना नहीं चाहिए। फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो माइनस ऑफ टाउ इलेक्ट्रिक डॉट डी थीटा, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि एक्सटर्नल टॉर्क इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक टॉर्क, सर इलेक्ट्रिक टॉर्क का क्या फॉर्मूला था? किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे क्या आता था टॉर्क का फॉर्मूला? याद करो, कितना आता था? सर टाउ का फॉर्मूला था P क्रॉस E। हाँ या ना? टाउ का क्या फॉर्मूला था? P क्रॉस E। अब टाउ का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा? सर P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड हो जाएगा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? माइनस θ1 से θ2। टाउ की जगह क्या लिखूंगा? A डॉट B, A डॉट B क्या हो जाता है? AB कॉस थीटा, A डॉट B क्या हो जाता है? AB कॉस थीटा। A क्रॉस B AB साइन थीटा, तो A डॉट B AB कॉस थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? PE साइन थीटा, फिर B यानी कि डी थीटा, और इस टॉर्क और इस थीटा में एंगल, इलेक्ट्रिक टॉर्क और थीटा में एंगल। इलेक्ट्रिक टॉर्क और थीटा में कितना एंगल होता है? इनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। सर कैसे? देखो, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? P क्रॉस E। क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालनी आती है। पहले वेक्टर की तरफ पाम रखेंगे, दूसरे की तरफ फिंगर्स घुमाएंगे, तो ये P इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फिंगर्स घुमाई तो जो थंब रहेगा वो हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन देगा। P इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ? उस तरफ, तो उस तरफ उंगलियां घुमाई तो ये, यानी कि अंदर की तरफ होगा अपना, अंदर की तरफ होगा अपना इलेक्ट्रिक टॉर्क। इलेक्ट्रिक टॉर्क की डायरेक्शन कैसी? ऐसी इस अंदर जाती हुई, और सेकंड डायरेक्शन निकालनी है डी थीटा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में तो एंगल है, तो सर टॉर्क की डायरेक्शन अंदर, थीटा, थीटा किस तरफ जा रहा है? हम इसे ऐसा रखा हुआ था, यहाँ से घुमा के ऐसा रख रहे हैं, यूँ घुमा रहे हैं, यानी कि ऐसे ले जा रहे हैं इसे। तो अब थीटा की डायरेक्शन निकालने का भी एक तरीका है। क्या है? कि जिस तरफ घूम रहा है ना उस तरफ अपनी उंगलियां घुमा दो। किधर घूम रहा है? यूँ, तो थंब जो होगा वो थीटा की डायरेक्शन दे देगा। जिस तरफ ये घूम रहा है उस तरफ उंगलियां घुमा दो, थंब जो होगा वो थीटा की डायरेक्शन दे देगा। तुम चाहो तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हो डेरिवेशन के लिए, लेकिन कभी मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई इस तरफ ले जा रहे हैं मुझसे, इस तरफ, तो उस तरफ उंगली घुमाई, थंब जो होगा वो हमें थीटा की डायरेक्शन देगा। थीटा बाहर है और टॉर्क अंदर, यानी कि थीटा जा रहा है ऐसे तुम्हारी तरफ और टॉर्क के अंदर, तो इनके बीच में कितना एंगल हुआ? 180 डिग्री हुआ। इसीलिए यहाँ पे कॉस 180 डिग्री आया। समझ में आई बात? कैमरा हिल गया क्या यार? नहीं हिला। चलो, तो cos 180 कितना हो जाता है? cos 180 -1 हो जाता है। तो सर ये हो गया W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस θ1 से θ2 PE साइन थीटा डी थीटा, cos 180 की वैल्यू -1। अरे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगी, यानी कि W एक्सटर्नल आ गया θ1 से θ2 PE साइन थीटा डी थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया? θ1 से θ2 PE साइन थीटा डी
थीटा। समझ में आई बात? यहाँ तक नोट करो, इसके बाद तो इंटीग्रेशन करना है बस। खेल यहीं तक था, ये खेल समझ में आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, अभी करके दिखाऊंगा मैं, पिछले साल जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से नोट करेंगे भाई सबसे पहले इसे, और फिर इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लो रे। फिर मैं रब करता हूँ। वन टू थ्री। अब देखो भाई, इसके आगे पी पी भी कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट। देखो लिख रखा है बड़े बड़े अक्षरों में, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये तो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी बाहर आ गया, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये खेला समझ में आ जाना चाहिए भाई कि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अगर प्लस हो गया तो फिर अपने को साइन की दिक्कत नहीं आएगी। एक साइन की गलती हुई, खेल ख़त्म हुआ। या तो तुम डायरेक्ट भी देखो, डायरेक्ट भी अगर डेरिवेशन में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है तो तुम डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला लगा दो कि W एक्सटर्नल इज इक्वल टू θ1 से θ2 पी टाउ डी थीटा। कोई डॉट वॉट का काम भी नहीं, सीधे अगर तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट लगाना है, तो फिर तुम ये लगा सकते हो कि W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, θ1 से θ2 टाउ डी थीटा। तो टाउ की वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा। तो θ1 से θ2 PE साइन थीटा डी थीटा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो मैंने तुम्हें समझाया है। क्लियर है बात? तो या तो ये चीज़ अगर तुम्हें अच्छे समझ में आई है, ठीक है, तो इसे लगाओ। मैं तो यही प्रेफर करूँगा क्योंकि ये प्रॉपर कंसेप्चुअल है। या फिर तुम अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, इससे भी आंसर गलत नहीं आएगा डेरिवेशन में। समझ में आई बात? डायरेक्ट टाउ डी थीटा रखो, टाउ की वैल्यू पी साइन थीटा, तो यहीं पे आ गए अपन। ठीक है, माइनस माइनस नहीं आता है, सब कट पड़ जाता है। क्लियर है बात? तो भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस थीटा जो बोल रहे हैं वो नींद में है, अपना मुंह धो के आओ भाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस थीटा, θ1 से θ2 माइनस कोस थीटा होता है। ये छोटी छोटी गलतियाँ एग्जाम में होती है, इनको बचना है। अब थीटा की जगह θ2 रख देते हैं, तो माइनस कोस θ2 माइनस कोस θ1। तो ये हो गया PE माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। तो W एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ में, जब θ1 से θ2 ले गए तो कितना आया, PE कॉस θ1, इसको आगे लिख लिया, माइनस कॉस θ2। वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने डाइपोल को θ1 से θ2 घुमाया तो W एक्सटर्नल कितना आया, PE cos θ1 माइनस cos θ2, θ1 माइनस θ2। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। अभी एक और बताऊंगा मैं फॉर्मूला, वो भी अच्छा है, लेकिन इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, ज़्यादा भेजा भड़क नहीं करनी पड़ेगी। तो इसे याद रख लो, कितना ईजी है। θ1 से θ2 ले जा रहे हो तो PE मल्टीप्लाई कर लो, फिर cos ऑफ पहला एंगल माइनस cos ऑफ दूसरा एंगल, खेल ख़त्म। अब एक्सटर्नल वर्क डन आ गया, तो एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर था सर, U θ2 माइनस U θ1 इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब मुझे बताओ कि अपन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे थे। अपन निकालना चाह रहे थे जब वो θ1 पे था। तो सर कैसे ना करके इस θ2 को हटाना है। तो θ2 को अपन मान लेते हैं 90 डिग्री, मान लेते हैं कि लेट θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मान लिया हमने कि उसे घुमा के कहाँ पे लिया है, 90 डिग्री पे लिया है। उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा ना, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा भाई। यहाँ पे U θ2 ज़ीरो हो जाता है। और ये भी अज्यूम कर लिया गया कि 90 डिग्री U इज इक्वल टू 0। जब 90 डिग्री होगा डाइपोल तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। समझ में आई बात? तो सर इसका मतलब U θ2 तो हो गया 0 माइनस U θ1 इज इक्वल टू P। ये अज्यूम किया गया है दोस्तों, क्लियर है क्या बात? ये अज्यूम किया गया है, इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos 90। cos 90 क्या हो जाता है रे, cos 90 तो 0 हो जाता है। तो फिर ये बचा
माइनस ऑफ यू थीटा 1 इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, इस माइनस को उधर भेज देते हैं, कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1, तो इस माइनस को उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा सर, u एट थीटा 1 आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 1, माइनस पी ई कॉस थीटा 1। और इसी को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट में लिखूँ तो ए बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सर, यू एट थीटा 1 हो जाएगा माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया। टॉर्क क्या था, पी क्रॉस ई, टॉर्क था पी क्रॉस ई, पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, माइनस पी डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, माइनस पी डॉट ई। याद क्या रखना है डेरिवेशन में कि जब इंटीग्रेशन करो उस टाइम कोई माइनस नहीं है, इंटीग्रेशन के बाद माइनस आया है पिक्चर में, यहाँ माइनस पास रख देना पहले से, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद माइनस आया है पिक्चर में। क्या आया पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पी डॉट ई। पूरी कहानी समझ में आई, ठीक है, नोट करो। क्या याद रखना है, ये दो फॉर्मूले याद रखना है, एक तो ये और एक ये। जल्दी से वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो रे। वन टू थ्री हो गया क्या नोट? अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के, पूछे गए हैं। अब देखो, वर्क डन निकालने का एक फॉर्मूला तो हमने देखा डायरेक्ट, अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 जा रहे हैं तो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और एक और जो सदाबहार तरीका है जो शुरू से काम आ रहा है वो क्या है सर, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सर यू फाइनल यू इनिशियल कैसे निकालिए, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 ही तो है, यू थीटा 2 क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कोस थीटा 2, यू थीटा 1 क्या जाएगा, माइनस पी ई कोस थीटा 1। दोनों निकाल लो और यहाँ रख दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो कुछ इसे प्रीफर करते हैं, कुछ इसे प्रीफर करते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लगाओ। आई वुड से ये ज़्यादा बेटर है यार, डायरेक्ट रखो और आंसर पाओ, इतनी ज़्यादा हेडेक नहीं पालेंगे। क्लियर? तो करते हैं एक सवाल। Find the work done in rotating a dipole from 60 degree to 120 degree in dipole, जिसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है P, in इलेक्ट्रिक फील्ड E। चलो करके दिखाओ जल्दी से। ऑप्शन दे देता हूँ, ए पी ई बाय रूट 2, बी रूट 2 पी ई, सी पी ई, डी माइनस पी ई। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, कमेंट करो, खुद से सॉल्व करो। चलो अब मैं बताता हूँ, बिल्कुल बुद्धि का अपमान वाला क्वेश्चन था ये, सीधे फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। W एक्सटर्नल निकालना है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी ई कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब ये देखो कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, थीटा 1 क्या है और थीटा 2 क्या है।
थीटा 1 क्या है 60 डिग्री से 120 डिग्री ले जा रहे हैं, यानी कि डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालना है 60 से 120। तो पी ई ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि वैल्यू पी ई ही दे रखी है, cos 60 माइनस कॉस 120। अब पी ई cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस कॉस 120 की क्या हो जाएगी, माइनस 1/2 हो जाएगी। हाँ या ना, 180 माइनस 60 कॉस 180 माइनस 60 याद आया, माइनस कॉस 60 माइनस 1/2। तो पी ई सर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आधा और आधा कितना हो गया, अरे 1 हो गया, तो वर्क डन आ गया पी ई, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आई बात। तो फाइंड, और अगर ये पूछता कि फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर वर्क डन बोल रहा है तो वो एक्सटर्नल ही बोल रहा है, ठीक है, या फिर वो अगर ये बोलता है फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यही निकालो, और फिर ये क्या है, ये एक्सटर्नल है, तो इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हो जाएगा माइनस ऑफ एक्सटर्नल। समझ में आई बात। अगर इलेक्ट्रिक का पूछ रहा है तो माइनस आगे लगा दो और आंसर पा लो। समझ में आई। एक तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है जो बहुत बार पूछा जाता है। एक और आई थिंक 2014 में एक बहुत शानदार सवाल आया था, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक बार रिवीजन लगा रहे हैं पूरे ये डाइपोल की कहानी का, ठीक है ना, ताकि उस सवाल को करने में मज़ा आएगा। देखो भाई, जब भी हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या पिक्चर बनती है वो सारी अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ताकि दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाए। -q + q, इनके बीच में डिस्टेंस 2a, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, q × 2a। इसकी डायरेक्शन क्या होती है भाई, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है -q से +q। डायरेक्शन क्या होती है, -q से +q। और अगर इसे हमने रखा है थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे रखा है, तो बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, इस डाइपोल पे नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना होगा, 0 होगा। जब भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। नेट टॉर्क कितना होगा भाई, इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से टॉर्क निकाला था ये अपन ने, तो कितना आता है, P × E, P × E। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, PE sin थीटा। इसके अलावा अब नई चीज़ सीख ली, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई, सर वो आ जाएगी -P.E। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल थीटा 1 से थीटा 2 में निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। समझ में आई बात। तो इसे समरी करके एक टॉपिक डालना और उसमें लिख लेना। अब इसके एक दो स्पेशल केस भी देख लेते हैं जिस पे से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। समरी, नोट इट डाउन। चल, अब इसमें सबसे मेन 2 स्पेशल केस होते हैं जब अपना डाइपोल, स्पेशल केसेस। फर्स्ट, थीटा = 0 डिग्री, यानी कि डाइपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा हुआ है। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, P is पैरेलल टू E। जब ऐसा केस होगा तो बताओ F नेट कितना होगा, सर F नेट तो 0 ही है, 0 ही रहेगा। टॉर्क कितना होगा, सर टॉर्क होता है PE sin थीटा, थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो टॉर्क 0। भाई टॉर्क भी 0 और फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0 फोर्स भी 0, तो क्या इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सर -PE cos थीटा, P.E cos थीटा, थीटा कितना है 0, तो सर ये आ गया -PE, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई। इससे कम थोड़ी ना हो सकती। देखो PE तो चेंज होंगे नहीं, cos थीटा, तो
तो माइनस में आ गया, माइनस में मिनिमम वैल्यू आ गई, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई तो कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल हो गया ना, उसकी एनर्जी बहुत कम हो गई, सबसे कम एनर्जी। कोई भी बॉडी क्या करना चाहती है? अपनी एनर्जी को मिनिमाइज़ करना चाहती है। कोई भी बॉडी क्या करना चाहती है? मिनिमाइज़ करना चाहती है। मिनिमाइज़ हो गई, अपनी एनर्जी में मिनिमम आ गई। अब तुम इसे हल्का सा भी हिलाओगे तो वापस वही आना चाहेगा, मिनिमम एनर्जी की पोजीशन में आना चाहेगा। तो ये इसकी मिनिमम एनर्जी की पोजीशन होती है, थीटा इज इक्वल टू 0। और इसीलिए इक्विलिब्रियम कौन सा वाला हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बहुत बार पूछा जाती है ये चीज़, ठीक है। मैंने वहाँ भी डिस्कस की थी, यहाँ पूरी कहानी समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक है, कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री स्टेबल क्यों है। मैंने वहाँ पे रीज़न नहीं बताया था, रीज़न समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कितना भी हिलाओगे वापस वहीं आना चाहेगा वो, ठीक है। नोट इट डाउन। सेकंड जो इम्पोर्टेंट हमारा लोकेशन या केस होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ और अपना डाइपोल रखा हुआ है इस तरफ। अब इस तरफ डाइपोल रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया भाई? इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। तो अब फोर्स कितना होगा सर? नेट फोर्स तो अभी भी 0। नेट टॉर्क सर PE साइन थीटा, थीटा कितना हो गया? 180। तो PE साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0। नेट टॉर्क भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि वापस से इस पोजीशन में भी इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम की दो पोजीशन होती है, एक तो P पैरेलल टू E और सेकंड होती है P एंटी पैरेलल टू E। समझ में आई बात? थीटा इज इक्वल टू 0 पे तो आता है। एक बार इस ऊपर वाले को नोट कर लो ताकि अपना कचरा नहीं हो। तो P पैरेलल टू E जिसमें आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि U मिनिमम हो जाता है माइनस PE मिनिमम। और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम आया, दो पोजीशन है इक्विलिब्रियम की, थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देखो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आएगी सर माइनस PE cos 180। cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो PE यानी कि मैक्सिमम आ गई। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, ये तो खतरे की बात है। हल्का सा भी हिला दिया तो वापस वहाँ थोड़ी ना जाएगा, वो तो मिनिमम वाली पे जाएगा। समझ में आई बात? तो फिर ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। हेंस थीटा इज इक्वल टू 180 इज अ पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है, क्यों आया वहाँ पे? स्टेबल क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, इससे कम तो हो ही नहीं सकती, सबसे अच्छी जगह है वो उसके लिए, तो वहाँ कहीं भी हिला दो वहीं आना चाहेगा। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 होता है स्टेबल, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, और थीटा इज इक्वल टू 180 होता है अनस्टेबल। समझ में आई बात? नोट कर लो रे, नोट कर लो, ठीक है। अब एक वो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन टॉर्क इज 0, क्वेश्चन 8 व्हाट ओरिएंटेशन इज द टॉर्क ऑन डाइपोल 0। ये पहले भी अपन ने डिस्कस किया है, एक बार वापस याद दिला रहा हूँ मैं कि किस थीटा पे ओरिएंटेशन मतलब थीटा 0 हो जाएगा। तो टॉर्क क्या होता है? PE साइन थीटा। अब P और E तो 0 होने से रहा है, इसका मतलब ये 0 होगा, तो साइन थीटा 0 कब होगा? साइन थीटा 0 होता है थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 पे। तो ये चीज़ अपन ने कवर कर ली है, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। लेकिन वहीं अगर वो पूछ ले मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम कब रहेगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या है? PE। साइन 90 की वैल्यू 1, टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी PE, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 पे टॉर्क मैक्सिमम रहता है। बात समझ में आई? 0 और 180 पे तो 0 ही रहता है और 90 पे मैक्सिमम रहता है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ये चीज़ पूछी जाती है बार बार, ठीक है।